हाउ आर यू? आइए बच्चे, आज हम नया लॉ शुरू करते हैं, कस्टम ड्यूटी। हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट को एक पर्सन पे करता है, लेकिन जनरली जिस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे यानी कंज्यूमर पे शिफ्ट करा दिया जाता है, ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आता है एंड सो ऑन। तो आइए शुरू करते हैं आज हम कस्टम ड्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ड्यूटी? ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स ऑन गुड्स। जनरली जब टैक्स गुड्स पे लगता है, सामान पे लगता है, तो हम ड्यूटी वर्ड यूज करते हैं। यानी नॉर्मली टैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, टैक्स, ड्यूटी या सेस। जहां पे टैक्स का मतलब होता है कोई भी टैक्स जो किसी इंडिविजुअल या सर्कमस्टांसेस पे लगा है, जैसे इनकम पे टैक्स। तो सर इनकम का टैक्स इंडिविजुअल पे लगा है या इनकम कमाने पे लग रहा है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैम वहाँ पे भी तो टैक्स गुड्स पे है, लेकिन बेटा साथ साथ सर्विसेज पे भी है, देयरफॉर वहाँ पे भी टर्म टैक्स यूज की। लेकिन अगर कोई टैक्स एक्सक्लूसिवली गुड्स पर लगता है, सामान पे लगता है, तो उसे हम ड्यूटी कहते हैं। जैसे गुड्स के इंपोर्टेशन पे टैक्स लगाया जा रहा है, उसे हम नाम देंगे आज से कस्टम ड्यूटी। ऐसे ही पहले के टाइम पे टैक्स लगता था गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे, जिसको हम कहते थे एक्साइज ड्यूटी। ऑल्दो एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी ने रिप्लेस किया, बट अभी भी कुछ आइटम्स पे एक्साइज ड्यूटी एज इट इज चार्ज होती है। फर्दर एक टर्म हम यूज करते हैं सेस। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। अगर कोई टैक्स पे लग रहा है, टैक्स के अमाउंट पे लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेस। तो नॉर्मली टैक्सेशन के लिए हम 3 टर्म यूज करते हैं, टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। तीनों में फर्क क्लियर? फर्दर टैक्स और ड्यूटी से जितनी भी कलेक्शन गवर्नमेंट को आती है, गवर्नमेंट इस कलेक्शन को कहीं पे भी खर्च कर सकती है। यानी इस पैसे को सरकार कहीं भी यूज कर सकती है। सरकार चाहे तो इससे रोड्स कंस्ट्रक्ट करे, सरकार चाहे तो इससे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, फ्लाईओवर बनाए, एयरपोर्ट बनाए, रेलवे ट्रैक बनाए एंड सो ऑन। लेकिन सेस के नाम से कलेक्टेड जो भी पैसा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेशल पर्पस के लिए, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है जिस पर्पस के लिए वो कलेक्ट किया गया। अगर सेस हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए है, तो सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की जितनी भी कलेक्शन आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज में ही यूटिलाइज की जाएगी। उस पैसे को सरकार कहीं पे भी और यूज नहीं कर सकती। तो पहली बात तो ड्यूटी का मीनिंग आपको क्लियर हुआ। ड्यूटी वर्ड हम जनरली कब यूज करते हैं? जब टैक्स लगता है गुड्स पर। ठीक है बच्चे। सेकंड, यहां पे लॉ मेकर ने वर्ड दिया कस्टम ड्यूटी। अब ये कस्टम वर्ड कहां से निकल के आया? सरकार ने कहा कि सर इंडिया में बाहर से कोई भी गुड्स इंडिया में आएंगे यानी इंपोर्ट होंगे, या इंडिया से गुड्स बाहर जाएंगे दैट मीन्स एक्सपोर्ट होंगे, तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी। मैम इसको कस्टम वर्ड क्यों दिया? क्योंकि बेटा इस तरीका का टैक्स कई सालों से हमारे कस्टम्स में, हमारे ट्रेडिशन में चला आ रहा है। यानी अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले, ब्रिटिशर्स से भी पहले किंगडम रूल्स देखें, जब राजा महाराजाओं का शासन होता था, तब भी ये टैक्स कस्टम में चला आ रहा था। पहले क्या होता था, अगर कोई भी व्यापारी एक राज्य से दूसरे राजा के किंगडम में एंटर होता था, तो बॉर्डर पे गेट बना होता था और उस गेट पे उस व्यापारी से सीमा शुल्क लिया जाता था।
सीमा को पार करने का शुल्क, चार्जेस लिए जाते थे, क्योंकि इस तरीके के दूसरे की बाउंड्री में जाके माल बेचने के प्रोसेस पे ऑलरेडी शुल्क लगता था। ये हमारे ट्रेडिशन में था, हमारे कस्टम्स में था। देयरफॉर हमने इस टैक्स को कस्टम ड्यूटी का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये कस्टम ड्यूटी कौन कलेक्ट करती है? सर, कस्टम ड्यूटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करती है, लेकिन याद रखिए, हमने बिगनिंग से पढ़ा है, कोई भी टैक्स तभी चार्ज होता है जब उसके लिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो। जब उसके लिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो, कोई स्टैट्यूट बनाया हो। और कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने भी कस्टम एक्ट बनाया। लेकिन फिर याद कीजिए, पार्लियामेंट क्या किसी भी चीज़ पे कोई भी कानून बना सकती है? लॉ मेकर कहता है नहीं। पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेनी पड़ती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लिस्ट हैं, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कुछ आइटम स्पेसिफाइड हैं। जो आइटम्स यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं, उन्हीं आइटम्स पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। और पार्लियामेंट जिन बातों पे लॉ बनाएगी, उन पे ही गवर्नमेंट कोई टैक्सेशन चार्ज कर सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी कलेक्ट कराने के लिए पहले पार्लियामेंट ने कस्टम एक्ट बनाया, और कस्टम एक्ट बनाने के लिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ली कुछ इस तरह से। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान है, उसमें एक 7th शेड्यूल है। उस शेड्यूल में लिस्ट 1 जो है वो यूनियन लिस्ट है। उस लिस्ट में एक आइटम है, आइटम नंबर 83। ये आपको याद करना है, आइटम नंबर 83। इसको हम एंट्री नंबर 83 भी कहते हैं। ये एंट्री पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो लॉ बनाए कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के लिए। और पार्लियामेंट ने इस एंट्री से पावर लेके लॉ बनाया पहला कस्टम एक्ट इन द ईयर 1962। मैम, क्या सारे टैक्सेशन, सारे टैक्स के लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके बनते हैं? यस बेटा। इसी यूनियन लिस्ट में एक आइटम हुआ करता है, आइटम नंबर 82, जो कहता है लॉ को, पार्लियामेंट को, कि आप इनकम पे कानून बना सकते हो। और इस आइटम नंबर 82 से पावर लेके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पार्लियामेंट ने बनाया, जिसके बेसिस पे हर साल गवर्नमेंट आपसे इनकम पे टैक्स चार्ज करती है। 82 के अंदर इनकम का टैक्स की पावर दी गई, 83 के अंदर कस्टम के टैक्स की, कस्टम ड्यूटी चार्ज करने की पावर दी गई। और इस पावर के बेसिस पे 1962 यानी 61 के बाद, 61 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, उसी के अगले साल कस्टम एक्ट आया 1962 में, जिसके अंदर पार्लियामेंट ने लिख के दिया कि सर, कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होंगे या इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो उन पे हम टैक्स चार्ज करेंगे इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम एक्ट के अंदर सरकार ने प्रोविजंस दिए और वो हजारों आर्टिकल्स मेंशन किए गए जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं या इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और हर आर्टिकल के अलग अलग रेट लिखे गए। लेकिन क्योंकि हजारों आर्टिकल्स थे जिनके अलग अलग रेट थे, तो जो एक्ट है उसका साइज बहुत बल्कि हुआ, और इस बल्कि एक्ट को देख के आम जनता डरने लगी। 1962 में सब कुछ मैनुअल हुआ करता था। बेयर एक्ट जो एक्ट होता था, उसको पढ़ पढ़ के एक प्रोफेशनल्स अपने ओपिनियन, अपने इंटरप्रिटेशन निकालते थे। तब कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था कि आप ऑटोमेटिकली सर्च कर लें और किसी भी आर्टिकल का रेट ले लें। वहाँ पे लिटरली बुक से हमें एक एक आर्टिकल का रेट आइडेंटिफाई करना होता था। अब इसको देख के, इस एक्ट के साइज को देख के आम जनता डरती थी। तो 1975 में आके एक्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सरकार ने कहा कि जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिनके रेट्स अलग अलग है, जिनके रेट्स हमें बताने हैं, ये रेट्स उठा के हम अलग से एक एक्ट में लिख देते हैं, जिसको नाम दिया गया कस्टम टैरिफ एक्ट। टैरिफ का मतलब ही होता है रेट,
और शॉर्ट में इसे कहा जाता है CTA, कस्टम टैरिफ एक्ट। CTA के अंदर क्या गिवन होंगे आपको, रेट्स ऑफ ड्यूटी फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स विच आर सपोज टू बी इम्पोर्टेड टू इंडिया। और कस्टम एक्ट में से इन रेट्स की बात को हटा दिया गया, कस्टम एक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जो कस्टम के प्रोविजंस हैं, बेसिक बातें हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कौन देता है, कब देता है, ये सारे प्रोविजंस तो कस्टम एक्ट में रह गए। और जो भी आर्टिकल्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं उन पे कितने रेट से ड्यूटी लगाई जाए, ये रेट्स की बात अलग एक एक्ट में ट्रांसफ़र कर दी जिसको नाम दिया गया कस्टम टैरिफ एक्ट। और ये एक्ट कब आया, 1975 में। तो टेक्निकली स्पीकिंग एंट्री नंबर 83 से पावर लेके पार्लियामेंट ने कितने लॉ बनाए कस्टम ड्यूटी को चार्ज करने के लिए? आज की डेट में दो लॉ एग्जिस्ट करते हैं। पहला लॉ कस्टम एक्ट 1962 जिसके अंदर प्रोविजंस मेंशन है रिगार्डिंग चार्जेबिलिटी ऑफ कस्टम ड्यूटी, एंड दूसरा एक्ट कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 जिसके अंदर रेट्स ऑफ ड्यूटीज गिवन है। ठीक है बेटा, चलिए तो आइए देखते हैं। हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के फर्स्ट लिस्ट, यूनियन लिस्ट के आइटम नंबर 83 से पावर लेके पार्लियामेंट ने दो एक्ट बनाए। पहला कस्टम एक्ट 1962, दूसरा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम टैरिफ एक्ट में रेट्स ऑफ ड्यूटीज गिवन है और कस्टम एक्ट के अंदर प्रोविजंस गिवन है रिगार्डिंग कस्टम ड्यूटी। आपको एज अ स्टूडेंट मेनली कस्टम एक्ट पढ़ना है। कस्टम टैरिफ एक्ट के रेट्स आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है जी, आइए अब कोई भी टैक्सेशन का लॉ जब आप पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हैं टैक्स से रिलेटेड, तो उस टैक्सेशन के लॉ में, उस लॉ के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होता है चार्जिंग सेक्शन। ये वो सेक्शन है जो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है, हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है जिनके पूरे होने पर ही टैक्स या ड्यूटी चार्ज होती है। चार्जिंग सेक्शन इज अ सेक्शन इन विच terms and conditions are mentioned on the fulfillment of which tax or duty becomes chargeable। तो कभी भी आप कोई लॉ पढ़े जो टैक्स से रिलेटेड है तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है चार्जिंग सेक्शन, जो बेसिक कंडीशन बताता है कि इस एक्ट के तहत एक पर्टिकुलर टैक्स कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के पूरे होने पे चार्ज होगा। तो कस्टम एक्ट में चार्जिंग सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 12। कौन सा सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन? सेक्शन नंबर 12, जो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा कि कस्टम ड्यूटी कब कब चार्ज होगा। अब ये जो चार्जिंग सेक्शन 12 है, इसके दो सब सेक्शन है बेटा, एक सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 थ्योरेटिकल बातें करता है। वो कहता है सर कस्टम ड्यूटी हर किसी पे लगेगी, हर किसी इंपोर्टेशन पे लगेगी, चाहे गुड्स प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करवाए या गुड्स पब्लिक सेक्टर इंपोर्ट करवाए या गुड्स गवर्नमेंट ही क्यों ना इंपोर्ट करवाए। यानी भले ही टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रही है तो उन्हें भी इन इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी खुद ही को देनी होगी। ऑल द डिपार्टमेंट चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट करवा रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी टू कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि कस्टम ड्यूटी ऑन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट पे हम जैसे कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं, सीडी मतलब कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जैसे हम नॉन गवर्नमेंट सेक्टर पे लगाते हैं वैसी ही ड्यूटी गवर्नमेंट सेक्टर पे भी लगेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि ड्यूटी गवर्नमेंट को दी जाती है तो जब गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करनी है, गवर्नमेंट इज द रिसिपिएंट ऑफ ड्यूटी। अब
अगर पेयर भी गवर्नमेंट है तो क्या वो पेयर और पेई अगर दोनों ही गवर्नमेंट है तो भी क्या कस्टम ड्यूटी जाएगी? लॉ मेकर कहता है यस। कस्टम के केस में जैसे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर कस्टम ड्यूटी पे करता है, वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर को भी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। हाउएवर गवर्नमेंट सेक्टर की एक्सेप्शन है, दैट इज आर्मी, नेवी एंड डिफेंस। सर आर्मी, नेवी, डिफेंस के लिए कोई हथियार बाहर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ रही है, मेडिसिन आ रही है, कुछ भी बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो भाई वो डिफेंस के लिए सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट कर रही है, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये डिफेंस के लिए सामान इंपोर्ट हो रहा है, कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं हो रहा। देयरफॉर आर्मी, नेवी, डिफेंस के लिए सामान इंपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। बाकी सब पे कस्टम ड्यूटी बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे नॉर्मल किसी नॉन गवर्नमेंट इंपोर्टर पर लगती है। ठीक है, ये बात तो कही सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ने। फर्दर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 बेसिक चार्जेबिलिटी की बात करता है। वो कहता है सर बेसिकली कस्टम ड्यूटी हमेशा लगेगी। किस पर लगेगी? ध्यान से सुनिएगा। कस्टम ड्यूटी किस पे लगानी चाहिए? मान लीजिए ये हमारी इंडिया है और बाहर से हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्टेशन से हमारी इकोनॉमी को फायदा या नुकसान? सोच के बताइए। मान लीजिए इंडिया में एक मैन्युफैक्चरर है वीडियोकॉन, और वो एक टेलीविज़न सेट बना के बेचता है, लेट्स से 25,000 रुपए का। ऐसा ही टेलीविज़न बाहर से इंपोर्ट होता है, मान लीजिए यूएसए से सोनी कंपनी ऐसे ही फीचर्स वाला टेलीविज़न 25,000 का इंडिया में भेज रही है। इंडियन इंपोर्टर बाहर से सोनी टीवी में 25,000 का ला रहा है। अब मान लो आप हो बायर, आप हो कंज्यूमर, तो एज अ बायर आप किसका टीवी खरीदना प्रेफर करोगे? इंडिया का वीडियोकॉन टीवी या बाहर का इंपोर्टेड सोनी टीवी? सोच के देखना अपने ऊपर। आप कंज्यूमर हो, आप बायर हो, और आपको पता है दोनों का प्राइस सेम है, तो आप कौन से गुड्स को प्रेफर करोगे, इंडियन गुड्स को या इंपोर्टेड गुड्स को? सर ऑब्वियस ही बात है आप इंपोर्टेड गुड्स को प्रेफर करोगे, क्योंकि भाई अपनी टेक्नोलॉजी पे तो हमें भरोसा है ही नहीं। बाहर से माल आ रहा है तो बेहतर टेक्नोलॉजी का होगा, ऐसा हमारा मानना है इन जनरल। बाहर की चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा टेम्प्ट करती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हर कंज्यूमर इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने लगेगा। इंडियन गुड्स जो इंडिया में डोमेस्टिक गुड्स बन रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बन रहे हैं, इनको हम इंडिजीनियस गुड्स भी कहेंगे। अब से इंडिजीनियस गुड्स हैं हमारी इकोनॉमी के, इनको हम क्या करते हैं, इन इंडिजीनियस गुड्स को हम कहीं ना कहीं इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं। इंडियन बायर बाहर के गुड्स को खरीदता है, बाहर के गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इंडियन गुड्स की डिमांड कम होने लगती है, और इंडियन गुड्स की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कम कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग कम हुई तो ऑटोमेटिकली जो मैन्युफैक्चरर है वो एम्प्लॉयज़ को भी हटाना शुरू कर देगा, रिट्रेंच करना शुरू कर देगा, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस हो जाएंगी, और धीरे धीरे हमारी जीडीपी गिर जाएगी। जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने गुड्स और सर्विसेज बना के बेच के कितना कमाया, यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो कमाई के ज़रिए हमारी इकोनॉमी में कितने कमाई के ज़रिए कितने सोर्सेज हैं। अगर इंपोर्टेड गुड्स की वजह से हमारी कमाई के ज़रिए कम हो गए, हमारी जीडीपी गिर गई, तो हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदा या नुकसान? ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर इकोनॉमी। और सर रहा सहा जो भी पैसा बायर के पास है वो इंपोर्टेड गुड्स खरीद के ये पैसा भी बाहर भेज देगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है बाहर से सामान आ रहा है, बाहर से सामान खरीदा जा रहा है, तो पेमेंट बाहर जाएगी, यानी इंडिया से बाहर कैश आउटफ्लो बढ़ जाएगा। तो सर इम्पोर्टेशन से देखा गया नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री को दो तरह से नुकसान है। एक तो हमारे इंडिजीनियस गुड्स, हमारे डोमेस्टिक गुड्स को हार्म होता है, उनकी डिमांड कम होती है, और दूसरा इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने की वजह से इंडिया से कैश आउटफ्लो बाहर ज़्यादा चला जाता है। देयरफॉर इस तरीके की नुकसान से बचने के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इन गुड्स के ऊपर, बाहर से जो गुड्स आएंगे, इन गुड्स के ऊपर अब से एक टैक्स लगाएंगे। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया की हर कंट्री ने करना शुरू कर दिया। दुनिया की हर कंट्री ने कहा कि भैया बाहर से अगर गुड्स हमारी बाउंड्री में एंटर करेंगे और हमारे मैन्युफैक्चरर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम उन इम्पोर्टेड गुड्स पे एक टैक्स लगा देंगे इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी। लेट्स से गवर्नमेंट ने कहा सर अब मैं टेलीविज़न सेट पे टैक्स लगाऊंगा इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी, लेट्स से 40% के रेट से ड्यूटी लगाऊंगा। तो 40% के रेट से कितना हो गया 25,000 पे 10,000। अब 10,000 होने की वजह से ये टेलीविज़न सेट इंडियन मार्केट में कितने का पहुंचा, 35,000 प्लस समथिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी लगेगी। तो अल्टीमेटली एज एन इंडियन बायर अब आपके लिए इम्पोर्टेड गुड्स महंगे हो गए हैं और इंडियन गुड्स सस्ते हैं। तो एज एन इंडियन बायर, अभी भी कुछ लोग तो होंगे जो अभी भी इम्पोर्टेड की तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन मेजॉरिटी बायर अब सस्ते गुड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। सबको पता है सर इम्पोर्टेड माल महंगा है, इंडियन गुड्स सस्ते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब इंडियन गुड्स की डिमांड करने लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कमाई के ज़रिए बढ़ेंगे, और जो इंडिया से बाहर कैश आउटफ्लो जा रहा था उसको हम कुछ हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। बंद तो नहीं कर पाएंगे, इम्पोर्टेशन तो तब भी होगा, लेकिन हम इम्पोर्टेशन को इस तरह से महंगा कर देंगे कि इंडियन कंज्यूमर इम्पोर्टेड गुड्स को ज़्यादा प्रेफर ना करे, रादर इंडियन गुड्स को करे। इज़ दैट क्लियर? तो आज से हम ध्यान रखेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, इंडिजीनियस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी बाहर से कुछ इम्पोर्टेशन होगा तो ऑन ऑल इम्पोर्टेशंस, जितने भी बाहर से इम्पोर्टेशन होंगे उन पे कस्टम ड्यूटी हमेशा लगेगी। कस्टम ड्यूटी शैल बी चार्जेबल ऑलवेज, हमेशा उस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है जी, परफेक्ट। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस वो बात करता है एक्सपोर्टेशन की। एक्चुअली जब ये लॉ बना था उस वक्त सरकार ने कहा कि सर कस्टम ड्यूटी दोनों एक्टिविटी पे लगेगी, चाहे बाहर से कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करे या इंडिया से कोई गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करे। अब सोच के बताइए, एक्सपोर्टेशन से हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा या नुकसान? एक्सपोर्टेशन से जनरली हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा है। कैसे? सर मान लीजिए वो वीडियोकॉन कंपनी है, उसने एक टेलीविज़न सेट बनाया था 25,000 का। अब अगर इस 25,000 के टीवी पे हम कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं 10,000 की, तो ये टीवी महंगा हो जाएगा और हम नहीं चाहते महंगा हो, क्योंकि सर जब ये टीवी ग्लोबल मार्केट में कम दाम पे पहुंचेगा, इसका प्राइस कम होगा, 35,000 के बदले 25,000 होगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगी। डिमांड बढ़ी तो ऑटोमेटिकली इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो भैया ये काम बढ़ाएंगे, ब्रांचेस बढ़ाएंगे, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, इससे कमाई के ज़रिए बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी और बाहर से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के ला सकेंगे, यानी बाहर से इंडियन इकोनॉमी में कैश इनफ्लो बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक्सपोर्टेशन से हमारे दोहरा फ़ायदा है, एक तो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी, कमाई के ज़रिए बढ़ेंगे, प्लस कैश इनफ्लो हमारा बढ़ेगा। देयरफॉर इवन तो पहले कहा गया था कि एक्सपोर्टेशन पे हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, बट धीरे धीरे सरकार ने एक्सपोर्टेशन को लिबरलाइज कर दिया, आज़ाद कर दिया, छूट दे दी और कहा सर कि अब जनरली हम इम्पोर्टेशन पे कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, सो दैट इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट में कम से कम दाम पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से कैश इनफ्लो कमा के लेके आ सकें। इज़ दैट क्लियर? तो मैम एक्सपोर्टेशन पे जब कस्टम ड्यूटी लगनी नहीं तो एक्सपोर्टेशन लिखा क्यों है लॉ में? एक कारण की वजह से लिखा हुआ है। हुआ क्या, वैसे तो सरकार ने एक्सपोर्टेशन आज़ाद कर दिया, कस्टम ड्यूटी से माफ़ कर दिया, बट कुछ प्रोडक्ट अभी भी ऐसे थे जिनकी इंडियन इकोनॉमी में ही कमी थी, स्केर्सिटी थी, और सरकार उनको इंडिया से बाहर जाने देना नहीं चाहती थी। तो उन गुड्स को रोकने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी का डंडा खड़ा रखा। कैसे? देखिएगा, सरकार ने कहा सर इंडिया में बहुत से ऐसी चीज़ें जिनकी कमी है, लाइक पेट्रोल। पेट्रोल हमें खुद बाहर से मंगवाना पड़ता है, ईरान इराक से हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं।
अब मान लीजिए पर डे हम लेट्स से 10,000 क्विंटल इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट है। और जैसे तैसे कई सालों की रिसर्च के बाद रिलायंस कंपनी ने इंडिया में भी पेट्रोल ढूंढ लिया, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स ने इंडिया में भी पेट्रोल ढूंढ लिया। अब इंडियन गवर्नमेंट कहती है रिलायंस को कि सर आपने जो भी पेट्रोलियम ढूंढा है, मान लीजिए 2000 क्विंटल ढूंढ लिया, पर डे का 2000 क्विंटल निकाल रहा है रिलायंस पेट्रोल, तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है सर ये जो 2000 क्विंटल पेट्रोल आप इंडिया में निकाल रहे हो ना, इसको इंडिया में ही बेचना, इसको कहीं बाहर एक्सपोर्ट मत करके आना। रिलायंस कहता है क्यों सर? इंडियन गवर्नमेंट कहती है सर जब आप हमारी रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी चीज़ों को सप्लाई कर दोगे, 2000 क्विंटल आप खुद ही सप्लाई कर दोगे, तो हमें बाहर से 10,000 के बजाय कितने क्विंटल इंपोर्ट करना पड़ेगा? 8,000। जब बाहर से हम इंपोर्टेशन कम करेंगे तो हमारा कैश आउटफ्लो, इंडिया से बाहर जो पैसा जा रहा था वो भी कम हो जाएगा। रिलायंस कहता है सर मुझे इंडियन इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी पर्सनल इकोनॉमी से मतलब है, मुझे तो मेरे बिजनेस की पर्सनल ग्रोथ चाहिए, देयरफॉर मैं तो ये पेट्रोल बाहर बेच के आऊँगा। यहाँ मुझे 50 रुपये मिल रहे हैं, बाहर मुझे 70 रुपये मिलेंगे इसके। गवर्नमेंट कहती है सर प्लीज़ मत जाओ ना, रिलायंस कहता है मैं तो जाऊँगा। गवर्नमेंट कहती है मत जाओ बाहर, हमें ही हमारी डिमांड को मीट करने दो। रिलायंस कहती है मुझे आपकी इकोनॉमी से मतलब नहीं, मुझे तो अपने पर्सनल फ़ायदे को देखना है। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है फिर जाओ जाओ तुम एक्सपोर्ट करो 70 पे, लेकिन ध्यान रखना इस पर कस्टम ड्यूटी दे देना 100% की। 70 रुपये का तेल है, इस पर 70 रुपये की ड्यूटी दो, और ड्यूटी देनी पड़ेगी हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले। ड्यूटी देते ही रिलायंस का तेल पहुंच गया 140 रुपये का। वो ग्लोबल मार्केट जहाँ पे 70 रुपये का तेल मिल रहा है, वहाँ अगर 140 का मिलेगा, प्राइस बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली रिलायंस के तेल की डिमांड गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसकी डिमांड गिरी तो ऑटोमेटिकली माल जो है बाहर ना एक्सपोर्ट होके इंडियन मार्केट को ही सप्लाई होने लगेगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है, वैसे तो ये एक एग्जाम्पल था, रिलायंस ऑल्दो थिंक्स अबाउट ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, बट ये एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल था। यानी कहने का पर्पस ये है कि सर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी इंडिया में ही स्केर्सिटी है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी इंडिया में स्केर्सिटी है, इंडिया में कमी है, जिसको हम बाहर जाने देना नहीं चाहते क्योंकि ये स्केर्ड प्रोडक्ट हमारी ही डिमांड को पूरा मीट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में इन गुड्स को बाहर जाने से रोकने के लिए हम इन गुड्स को महंगा कर देते हैं बाय चार्जिंग कस्टम ड्यूटी देयर अपॉन। यानी हमेशा तो सब एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कुछ एक्सपोर्टेशन पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो भी कौन से वाले गुड्स पे? जिनकी इंडियन इकोनॉमी में स्केर्सिटी है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई? तो देखिए क्या कहता है वो, देखिएगा समरी बुक में, चार्जिंग सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, वो कहता है सर कस्टम ड्यूटी जो है सारे के सारे इंपोर्ट पे लगेगी और कुछ एक्सपोर्ट्स पे लगेगी। कौन से एक्सपोर्ट्स पे? जिनकी इंडियन इकोनॉमी में स्केर्सिटी है, जिनकी कमी है, जिनको हम इंडिया से बाहर जाने देना नहीं चाहते। हावेवर जिन गुड्स की कमी नहीं है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, उन पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, सो दैट वो गुड्स ग्लोबल मार्केट में कम से कम दाम पे बिके और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनफ्लो कमा के दें, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो, हमारे यहाँ जीडीपी ग्रो करे। तो सब एक्सपोर्टेशन पे ड्यूटी नहीं है, कुछ पे है विच आर इन स्केर्सिटी। हाउएवर इंपोर्टेशन हमारी इकोनॉमी को हर तरह से नुकसान पहुंचाता है, हमारी जीडीपी गिराता है, हमारे कैश आउटफ्लो को बढ़ाता है, देयरफॉर इंपोर्टेशन पे हमेशा 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 ये कस्टम ड्यूटी लगेगी। यानी टू प्रोटेक्ट ऑल इंडियन डोमेस्टिक इंडिजीनियस इंडस्ट्री, कस्टम ड्यूटी शैल ऑलवेज बी चार्जेबल। आप लिखना चाहें तो लिख दें, कस्टम ड्यूटी shall always be chargeable on all importation, but exportation में वो क्या कहता है? To encourage Indian industry
generally no custom duty will be chargeable on exportation. However, इसकी exception है. However, in case of goods which are in scarcity, in case of goods which are in scarcity, जिनकी कमी है इंडिया में, जिनको हम बाहर जाने देना नहीं चाहते, custom duty shall become chargeable. उस पे हम custom duty लगा देंगे. और ये कौन तय करेगा कि कौन से गुड्स स्केर्स हैं, किसके ऊपर ड्यूटी लगाए, इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी. ठीक है बच्चे, यहाँ तक की बात क्लियर. अब सर हमें ये तो समझ में आ गया कि सब इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी है और कुछ एक्सपोर्ट पे है. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के पहली लिस्ट, यूनियन लिस्ट के आइटम नंबर 83 से पावर लेके पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाए थे, कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. टैरिफ एक्ट में तो रेट्स हैं, इनको हम बाद में रेफर करेंगे. कस्टम एक्ट में हमें बेसिक प्रोविजंस दिए, जिसमें से हमने सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन शुरू किया. चार्जिंग सेक्शन नंबर 12 है, जिसके अंदर 2 सब सेक्शन हैं. पहला सेक्शन हमें बताता है 12(1) कि भाई कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगी, ऑन ऑल इम्पोर्ट, सब इम्पोर्ट्स पे लगेगी और कुछ एक्सपोर्ट्स पे लगेगी जिनके इंडिया के अंदर स्कैरसिटी है. हाउएवर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कहता है कि सर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर पे जैसे ड्यूटी लगती है वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर पे भी ड्यूटी लगेगी. यानी यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई छूट नहीं है, एक्सेप्ट इफ गुड्स आर इम्पोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आर्मी, नेवी और डिफेंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आर्मी, नेवी, डिफेंस के लिए कुछ भी इंपोर्ट कर रही है तो सर वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं कर रही, वो नेशन की प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए कर रही है. देयरफॉर उस पे हमें कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करनी. इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक की बात क्लियर. अब आगे देखिएगा. सर हमने ये तो देख लिया कि सब इंपोर्ट पे और कुछ एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कब माना जाएगा, इसके ऊपर कई बार अलग अलग तरह से डिस्प्यूट आया. इंडस्ट्री के अंदर टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों ने कहा कि सर ये बात तो तय है कि जब भी कोई बाहर से गुड्स इंपोर्ट होंगे तो कस्टम ड्यूटी हमेशा लगेगी, और जब भी बाहर गुड्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे इंडिया से तो कुछ पे ये ड्यूटी लगेगी. लेकिन सर हम कब माने कि इंपोर्ट कब हो रहा है और एक्सपोर्ट कब हो रहा है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन वैसे तो कस्टम लॉ ने दी थी. इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन वैसे तो कस्टम लॉ ने दी थी कुछ इस तरह से कि सर सेक्शन 2, ऑब्वियसली सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन होती है, तो कस्टम एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 ने कहा कि इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. गुड्स साइलेंट है, वो कह रहा है कोई भी चीज़ बाहर से इंडिया में लेके आते हो तो इम्पोर्टेशन है. और सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 कहता है एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. कोई भी चीज़ इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, किस जगह, इंडिया से बाहर. एनीथिंग टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, कोई भी चीज़ इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, किस जगह, इंडिया के बाहर कोई जगह है वहाँ पे लेके जा रहे हो, तो इसको हम मानेंगे एक्सपोर्टेशन. लेकिन सर ये जो डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 2 के अंदर, ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं थी. उन्होंने कहा सर बाहर से गुड्स इंडिया में लेके आओगे तो इम्पोर्टेशन है, और इंडिया से गुड्स बाहर लेके जाओगे तो एक्सपोर्टेशन है. बट सर मान लीजिए गुजरात के एक कॉर्नर से गुड्स कोचीन के दूसरे कॉर्नर तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो क्या हम इसको इम्पोर्टेशन कह सकते हैं? नहीं, ये तो इंडिया के ही एक कोने से दूसरे कोने में गुड्स पहुंचाए जा रहे हैं. सिमिलरली बाहर से कोई गुड्स आए, इंडिया तक पहुंचे और फिर आगे चले गए श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन, क्या इनको हम इम्पोर्टेड गुड्स का नाम दें? लॉ मेकर ने कहा नहीं. इंडस्ट्री में टाइम टू टाइम बहुत सारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर आए
जिन्होंने अलग अलग मुद्दे उठाए इंपोर्ट एक्सपोर्टेशन के डेफिनेशन को लेके। तो सरकार ने ओवर द पीरियड कोर्ट की जजमेंट की सहायता से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्लियर मीनिंग आइडेंटिफाई करवाया। उन्होंने कहा देखो सर, सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझने के लिए आपको इंडियन बाउंड्री को समझना होगा। इंडियन बाउंड्री का मतलब है इंडियन लैंड। जो भी हमारी लैंड है वो तो इंडिया है ही है, उसके अलावा इसके ऊपर का जो आसमान है ये भी इंडियन बाउंड्री का हिस्सा होगा। नीचे कोस्टल एरिया में समुद्री पानी में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स इज अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस ऑन वाटर लेवल। जैसे लैंड में हम किलोमीटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, वैसे ही पानी में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं नॉटिकल माइल्स के यूनिट से, वेयर 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो आसपास का पानी है वो भी हमारी टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, और उस पानी को हम नाम देंगे टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। उसे हम क्या बुलाएंगे? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोलेंगे TWI। और कहा सर ये जो भी एरिया है, स्पेस, लैंड, टेरिटोरियल वाटर्स, ये हमारी बाउंड्री मानी जाएगी। इसके अंदर जो भी कुछ है वो इनसाइड इंडिया है, और इसके बाहर जो भी कुछ है वो आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। और अब इस बाउंड्री से इसके अंदर कुछ भी आएगा वो इंपोर्टेशन होगा, और अंदर की बाउंड्री से बाहर कुछ जाएगा तो वो एक्सपोर्टेशन माना जाएगा। फर्दर उन्होंने और क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा सर टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे की जो ज़मीन है, पानी के नीचे की जो समुद्री सतह है, पानी के नीचे की जो समुद्री सतह है उसे हम नाम देंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बुलाएंगे उसे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी हमारी बाउंड्री का हिस्सा माना जाएगा। यानी बाहर से गुड्स वाया रोड आए पाकिस्तान नेपाल से, वाया वाटर आए शिप से बाहर से माल आए, वाया एयरक्राफ्ट आए हवा में, या बाय सबमरीन आए पनडुब्बियों के द्वारा समुद्र के नीचे। सबमरीन समझते हैं जो पानी के नीचे ट्रैवल करती है, तो सबमरीन पनडुब्बियों के द्वारा सामान ही क्यों ना इंडिया में एंटर हो, हमारी बाउंड्री में ये सारे एरियाज आएंगे। देयरफॉर इसको हम इंडियन बाउंड्री मानेंगे और उसके बाहर के इलाके को हम आउटसाइड इंडिया मानेंगे। ऑल्दो पानी में जो है कोई बाउंड्री नहीं लगी, कोई बैरियर नहीं लगा, बट हाइपोथेटिकली वर्चुअली हम एज्यूम करते हैं कि 12 नॉटिकल माइल तक का पानी हमारी बाउंड्री है। इज दैट क्लियर? फर्दर आगे लॉ मेकर ने कहा कि सर ये 12 और जोड़ दो, यानी 24 नॉटिकल माइल्स तक के पानी को हम नाम देंगे कॉन्टिग्युअस जोन ऑफ इंडिया। कॉन्टिग्युअस जोन ऑफ इंडिया, जिसमें पहले 12 टेरिटोरियल वाटर्स प्लस और एडिशनल 12 नॉटिकल माइल्स आ जाएंगे। और पहले 12 नॉटिकल माइल्स जो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया वो तो हमारी बाउंड्री है, लेकिन उसके अलावा हम एडिशनल 12 नॉटिकल माइल्स में कस्टम डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देंगे कि आप शिप लेके जा सकते हो फॉर पेट्रोलिंग पर्पस। सर आसपास क्योंकि पानी में कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, तो सर स्मगलिंग वगैरह की एक्टिविटी, गलत काम बहुत इजीली हो सकते हैं। सर हमारा कस्टम ऑफिसर अगर टेरिटोरियल वाटर्स में ही खड़ा रहेगा तो बाहर स्मगलर्स घूम सकते हैं,
और जैसे ही नज़र बची, क्योंकि कोई दीवार तो लगी नहीं है, वर्चुअल बाउंड्री है, जैसे ही कोई शिप कस्टम का गया तो वो पीछे से इंडियन बाउंड्री में घुस के कहीं पे भी स्मगलिंग कर सकते हैं। स्मगलिंग मतलब किसी भी गलत जगह माल उतारना, पोर्ट पे, सरकारी पोर्ट पे माल ना उतार के किसी गांव के किनारे उतारना, किसी बीच पे उतारना, जस्ट टू इवेड ड्यूटी। सो दैट पोर्ट पे अगर आप माल उतारते तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती, लेकिन अगर आप किसी गांव के किनारे माल उतारेंगे तो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, आप खड़े खड़े कस्टम ड्यूटी की चोरी कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मगलिंग। तो स्मगलिंग वगैरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि सर वैसे तो हमारी बाउंड्री 12 नॉटिकल माइल तक है, लेकिन उसके अलावा आगे एडिशनल 12 नॉटिकल माइल में हम कस्टम ऑफिसर को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप पेट्रोलिंग का काम कीजिए, घूम घूम के चेकिंग कीजिए, कोई स्मगलर तो नहीं घूम रहा है, इंस्पेक्शन कीजिए, कोई स्मगलिंग वगैरह, कोई रॉन्ग एक्टिविटी, कोई ऑफेंस, कोई गुनाह तो नहीं चल रहा है बाहर। एंड इससे भी आगे हम 200 नॉटिकल माइल्स तक के पानी को नाम देंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक के पानी को, 200 में ये 24 नॉटिकल माइल इंक्लूडेड होंगे, यानी ये हम लैंड से गिनेंगे, और इस एरिया को हम नाम देंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। शॉर्ट में हम कहेंगे EEZ। और सरकार ने कहा EEZ को भी हम अपनी बाउंड्री का हिस्सा मानेंगे फॉर ऑयल रिग्स, फॉर ऑयल एंड मिनरल एक्सट्रैक्शन। यानी एक्चुअली होता क्या है, समुद्र के नीचे बहुत बड़ा खजाना है मिनरल्स का, तेल का। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, समुद्र के आगे डीपर ओशन में जाके बड़े बड़े शिप इंस्टॉल करते हैं। खूब बड़े बड़े शिप होते हैं जिनके अंदर एक्सट्रैक्टर्स भी होते हैं जो पानी से तेल मिनरल्स वगैरह निकालते हैं। इन्हीं के अंदर बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जो मिनरल से, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं, और फिर यही आगे प्रोसेसिंग करके तेल वगैरह बेचते हैं। इन बड़ी बड़ी मशीन्स को कहा जाता है ऑयल रिग्स। क्या कहा जाता है? ऑयल रिग्स। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सर हमारे खुद के इंडिया के ही बहुत सारे ऑयल रिग्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में खड़े हुए हैं, 200 नॉटिकल माइल्स के इलाके में। तो भले ही ये 200 नॉटिकल माइल हमारे टेरिटोरियल वाटर से बाहर है, लेकिन मान लो रिलायंस का एक शिप खड़ा हुआ है, एक ऑयल रिग खड़ा हुआ है, एक बड़ा सा शिप खड़ा है जिसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, उसको हम कहते हैं ऑयल रिग। और रिलायंस क्या कर रहा है, वहाँ से तेल निकाल के हमारी बाउंड्री में भेज रहा है। तो क्या हम इसको इम्पोर्टेशन माने? लॉ मेकर ने कहा वैसे तो गुड्स टेरिटोरियल वाटर से बाहर आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया के बाहर से आ रहे हैं। देयरफॉर हम इन गुड्स को इम्पोर्टेशन नहीं मानेंगे। यानी बात को समझिएगा। उन्होंने कहा सर देखिए हम क्या कह रहे हैं, इंडिया का मतलब कस्टम के लिए क्या होगा? हम जब कस्टम लॉ की बात करेंगे तो कस्टम लॉ में इंडिया का मतलब क्या होगा? 4 चीज़ें। पहला, सबसे पहले तो सर होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, लैंड जो है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया यानी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तीसरा उन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब क्या है? सी बेड बिलो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। चौथा उन्होंने कहा स्पेस देयर अबव, इन तीनों के ऊपर का आसमान। एंड पांचवा उन्होंने कहा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स भी इंडियन बाउंड्री का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑयल रिग्स के लिए, उन बड़े बड़े शिप के लिए जो तेल निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं फ्रॉम डीप ओशन।
यानी EEZ के ऊपर का आसमान हमारी बाउंड्री का हिस्सा है या नहीं? EEZ के ऊपर का आसमान, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर का आसमान हमारी बाउंड्री का हिस्सा है या नहीं? नहीं है। हमारी बाउंड्री का हिस्सा सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल रिग्स। इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर का अगर आसमान है, उसके ऊपर का अगर आसमान है या उसके नीचे की समुद्री सतह है, तो वो हमारी बाउंड्री का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, वो हमारी बाउंड्री का हिस्सा नहीं मानी जाएंगे। यानी इंडियन लैंड के आसपास 12 नॉटिकल माइल्स का पानी यानी टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे का कॉन्टिनेंटल शेल्फ और टेरिटोरियल वाटर्स और लैंड के ऊपर का आसमान हमारी बाउंड्री है। बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल रिग्स EEZ यानी 200 नॉटिकल माइल तक का पानी फ्रॉम कोस्टल लाइन भी हमारी बाउंड्री का हिस्सा माना जाएगा। बट EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर का आसमान और उसके नीचे का सी बेड हमारी बाउंड्री का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और इससे बाहर जो भी होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा, इसके अंदर जो भी होगा वो इनसाइड इंडिया होगा। बाहर से कुछ भी इंडियन बाउंड्री में आएगा तो इम्पोर्टेशन, और इंडिया से बाहर कुछ भी जाएगा तो एक्सपोर्टेशन। इज दैट क्लियर? तो पढ़िएगा ज़रा क्या कह रहा है वो एक बार देखते हैं। हमने कहा सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को समझाने के लिए कुछ कोर्ट की जजमेंट्स आई, बट उन जजमेंट्स को समझने से पहले हमें इंडिया को समझना होगा। और इंडिया का मीनिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 के अंदर दिया। उन्होंने कहा फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंडिया का मतलब है लैंड मास इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, टेरिटोरियल वाटर्स जो 12 नॉटिकल माइल तक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी 12 नॉटिकल माइल के नीचे का सी बेड, एंड स्पेस देयर अबव यानी इन तीनों के ऊपर का आसमान। एंड लास्ट में कह दिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया जो 200 नॉटिकल माइल तक है, बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सिर्फ और सिर्फ कौन से पर्पस के लिए हमारी बाउंड्री माना जाएगा? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मिनरल ऑयल्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, यानी ऑयल रिग्स के लिए ये हमारी बाउंड्री मानी जाएगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की इन द केस ऑफ अबान लॉयड चिलीज ऑफशोर लिमिटेड। यानी हमारी बाउंड्री में क्या क्या आ गया? एक तो पूरा इंडिया, 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी यानी टेरिटोरियल वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक ऊपर का आसमान, इसके नीचे का सी बेड। हावेवर 200 नॉटिकल माइल तक का पानी भी बाउंड्री होगा, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल रिग्स। और उसके बाहर की जो बाउंड्री होगी उसे आज से हम बुलाएंगे हाई सी। हाई सी इज आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ से बाहर इंडिया में कुछ भी आएगा तो वो क्या माना जाएगा? इम्पोर्टेशन। बाहर से ऑयल रिग्स जो है, इमेजिन करो ऑयल रिग्स जो हैं वो हाई सी में हैं, और हाई सी में रिलायंस का ऑयल रिग है जो तेल निकाल के मुंबई पोर्ट पे भेज रहा है। तो हाई सी से माल आ रहा है मुंबई पोर्ट पे, बोलिए इम्पोर्टेशन माना जाएगा या नहीं? सर भले ही रिलायंस भेज रहा है, अपनी ही फैक्ट्री में भेज रहा है, लेकिन सर इसको इम्पोर्टेशन मानेंगे क्योंकि ये हमारी बाउंड्री के बाहर से आ रहा है। यानी इम्पोर्टेशन की हमारी कुछ कंडीशंस बनी, वो क्या बनी ज़रा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई अलग अलग टाइम पे, जिनके अंदर कोर्ट ने कुछ क्लैरिफाई किया। केस के नाम थे किरण स्पिनिंग मिल्स, एक था केस, और एक और बाद में जजमेंट आई थी गार्डन सिल्क मिल्स की। हम दोनों जजमेंट को मिला के पढ़ते हैं। इंपोर्टेशन का मीनिंग देख रहे हैं, अलग अलग टाइम पे कोर्ट ने दो जजमेंट दी, उनको मिला के समझते हैं बेसिक मीनिंग। हमारी बाउंड्री में क्या आ गया? लैंड, स्पेस,
12 नॉटिकल माइल तक का पानी यानी टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और उसके नीचे का सी बेड यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये हमारी बाउंड्री का हिस्सा है। ठीक है जी। अब ये हमारी बाउंड्री का हिस्सा है, इसके बाहर से कुछ भी सामान आएगा, इसके बाहर से कुछ भी सामान आएगा तो वो आउटसाइड इंडिया है, और इसके अंदर इनसाइड इंडिया है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर गुजरात से कोचीन माल जा रहा है तो इम्पोर्टेशन हो गया क्या? नहीं होगा। गुजरात से कोचीन माल जा रहा है, ये इम्पोर्टेशन नहीं होगा, क्योंकि सर बाहर से तो माल आया ही नहीं। और डेफिनेशन क्या कह रही है? जब गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर लाए जा रहे हैं तो इम्पोर्टेशन है। अच्छा, बाहर से आ रहा है, लेट्स से फ्रूट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से हो रहे हैं। EEZ में कोई आइलैंड वगैरह है मान लो, और आइलैंड से फ्रूट्स आ रहे हैं, सोच के बताना क्या ये इम्पोर्टेशन माना जाएगा? यस सर, बिल्कुल माना जाएगा। मैम EEZ से आ रहे हैं बेटा, लेकिन EEZ हमारे हर प्रोडक्ट के लिए बाउंड्री नहीं है। EEZ में सिर्फ एक ही एक्टिविटी के लिए हमारी बाउंड्री मानी जाएगी, दैट इज ऑयल एंड मिनरल्स एक्सट्रैक्शन थ्रू ऑयल रिग्स एटसेट्रा। तो सर अगर EEZ से ऑयल मिनरल के अलावा बाहर से कुछ भी आ रहा है तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज इम्पोर्टेशन। लेकिन अगर EEZ से ऑयल या मिनरल आ रहे हैं, EEZ से ऑयल या मिनरल आ रहे हैं, तो बताइए इम्पोर्टेशन माना जाएगा या नहीं? सर ऑयल मिनरल के लिए EEZ हमारी बाउंड्री का हिस्सा है, देयरफॉर इसको हम इम्पोर्टेशन नहीं मानेंगे। जो इम्पोर्टेशन है उस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो इम्पोर्टेशन नहीं है उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बोलिए क्लियर? आगे सर अगर फ्रूट्स टेरिटोरियल वाटर से आ रहे होते, यहाँ से आ रहे होते, तो क्या हम इम्पोर्टेशन मानते? सर सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। टेरिटोरियल वाटर्स तो हमारी बाउंड्री का हिस्सा है, और जो चीज़ हमारी बाउंड्री का हिस्सा है, हमारे इनसाइड ही घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो उसको हम इम्पोर्टेशन नहीं मानेंगे। इम्पोर्टेशन कब होगा? जब बाहर से कुछ इंडिया में लाया जाएगा। यानी सबसे पहली कंडीशन बनी कि इम्पोर्टेशन की शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन से गुड्स जो हैं टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करेंगे। यानी जब बाहर से आने वाला शिप टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करेगा तो समझ लेना इम्पोर्टेशन की शुरुआत हो गई। लेकिन अगर टेरिटोरियल वाटर से होता हुआ शिप नीचे चला जाए किसी और कंट्री, तो क्या इम्पोर्टेशन है? नहीं। तो उन्होंने कहा सर सेकंड कंडीशन है, ये गुड्स हमारे लैंड तक भी पहुंचने चाहिए। यानी सेकंड कंडीशन है हमारे लैंड तक पहुंचना चाहिए, जिसको आज से हम बुलाएंगे कस्टम बैरियर। कस्टम का जो बैरियर है, जो चेक पोस्ट लगी है, जहाँ बाउंड्री पे ऑफिसर खड़े हैं वो ज़मीन पे खड़े हुए हैं, तो ज़मीन तक गुड्स पहुँचने ज़रूरी हैं। अब मान लो लैंड तक पहुँचा शिप जिसमें 10,000 यूनिट पड़े थे टीवी के, और उन्होंने उतारे 6,000 यूनिट अनलोड कर दिए, उतार दिए शिप से, तो इम्पोर्टेड गुड्स कितने हैं? 6,000 या 10,000? सर 10,000 में से खाली 6,000 यूनिट इंडियन पोर्ट पे उतारे हैं, बाकी 4,000 यूनिट आगे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, तो बोलिए इम्पोर्टेड कितने माने जाएंगे? 6,000। तो भाई यानी यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि इम्पोर्टेशन के लिए कुछ कंडीशंस होनी ज़रूरी है, और वो कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेशन की कंडीशन है कि ऑन क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इम्पोर्टेशन बिगिंस। इम्पोर्टेशन की शुरुआत होगी। लेकिन क्या इम्पोर्टेशन कंप्लीट हो गया? नहीं। सेकंड कंडीशन है सच गुड्स मस्ट ऑल्सो क्रॉसेस। कहाँ तक पहुँचने चाहिए वो गुड्स? सच गुड्स मस्ट ऑल्सो क्रॉसेस इंडियन लैंड, जिसको टेक्निकली हम क्या बुलाएंगे आज से? कस्टम बैरियर, क्योंकि लैंड पे ही बैरियर लगा होगा, ऑफिसर खड़ा होगा।
बैरियर तक पहुंचने से इंपोर्टेशन हो जाएगी क्या? नहीं सर। देन सच गुड्स जो लैंड तक पहुंचे हैं मस्ट गेट अनलोडेड एट द इंडियन पोर्ट। वो गुड्स इंडियन पोर्ट पे अनलोड होने ज़रूरी हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर? क्या क्या 3 कंडीशन हुई? एक तो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होना चाहिए, दूसरा लैंड क्रॉस होना चाहिए, मस्ट ऑल्सो क्रॉसेस। ठीक है, दूसरा वो क्या कह रहा है? लैंड क्रॉस होना चाहिए यानी कस्टम बैरियर, और तीसरा वो गुड्स इंडियन पोर्ट पे उतारे जाने चाहिए। लोड मतलब चढ़ाना, अनलोड मतलब उतारना, उतरने ज़रूरी है। अब सुनिए आगे का केस। सर मान लीजिए यूएसए से एक शिप आया सोनी टीवी लेके, 10,000 यूनिट थे उसमें से 6,000 यूनिट इंडियन पोर्ट पे उतार दिए। इंपोर्टर था जिसने बाहर से टीवी मंगवाए थे, उसने देखा 6,000 यूनिट में से 500 यूनिट डिफेक्टिव है और वो डिफेक्टिव यूनिट इंपोर्टर ने रिटर्न कर दिए। डिफेक्टिव यूनिट इंपोर्टर ने रिटर्न कर दिए। तो बताइए इंपोर्टेड गुड्स कितने? 6,000, या 6,000 में से 500 माइनस कर दें, 6,000 में से 500 माइनस करके 5500 लें। इस बात पे इंडस्ट्री के अंदर डाउट रहा, तो कोर्ट ने बाद में फर्दर क्लैरिफिकेशन दी कि सर अगर कोई गुड्स इंडिया में उतरते हैं लेकिन किसी कारणवश वापस भेज दिए जाते हैं, यानी इंडिया में रुकते नहीं हैं, तो उनको हम इंपोर्टेड गुड्स का दर्जा नहीं देंगे। ये जो माल रिटर्न हो गया ये हमारे लिए इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, यानी अब से हमारे लिए इंपोर्टेड गुड्स सिर्फ और सिर्फ कितने माने जाएंगे? 5500, जो इंडिया में उतरे और इंडिया में रखे हुए हैं आगे बिकने के लिए। यानी लॉ मेकर ने, कोर्ट जजमेंट ने एक और कंडीशन डाली, दैट सच गुड्स मस्ट रिमेन पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स। यानी वो गुड्स कंज्यूमेबल होने चाहिए इन इंडिया। ध्यान रखना, कंज्यूमेबल कहा है, कंज्यूम्ड नहीं कहा। यही नहीं कहा कि इंडिया में आके कंज्यूम हो जाए, बिक जाए। सर अगर वो शोरूम में भी पड़ा है तो भी इम्पोर्टेड है, क्योंकि वो इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर कहीं नहीं गया। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया में जितने भी गुड्स मास के लिए पड़े हैं, आम जनता के लिए, उन गुड्स का वो गुड्स हिस्सा बन जाए। जब ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम इंपोर्टेड गुड्स का दर्जा देंगे, और जब गुड्स इंपोर्टेड होंगे तभी उन पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है, और इंपोर्टेड कब माने जाएंगे? जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मैम क्या गुड्स इंडिया में कंज्यूमेबल होने का हम वेट करें? नहीं, हम आगे देखेंगे अगली क्लास में कि सर जिस वक्त माल इंडिया में उतरेगा उस वक्त हम आपसे 6,000 यूनिट पे ड्यूटी ले लेंगे, लेकिन बाद में अगर आपने कोई माल रिजेक्ट करके लौटाया तो उतने यूनिट की ड्यूटी हम आपको रिफंड कर देंगे, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स कितने माने जाएंगे? खाली 5500 हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो बताइए फटाफट इंपोर्टेशन की क्या 4 कंडीशन हो गई, और ये कंडीशन कौन से जजमेंट में दी? सर 2 केसेस थे, किरण स्पिनिंग मिल्स एंड गार्डन सिल्क मिल्स। केस का नाम याद रखना है, किरण स्पिनिंग मिल्स एंड गार्डन सिल्क मिल्स, जहाँ पे कहा कि इंपोर्टेड गुड्स तभी माने जाएंगे जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और क्या 4 कंडीशन है? गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करके आए, और ऑयल रिग्स, ऑयल मिनरल के केस में यहीं पे हम छोटी सी बात लिख सकते हैं, एक्सेप्शन इन केस ऑफ ऑयल्स एंड मिनरल्स कब मानेंगे इंपोर्टेशन है? जब गुड्स कहाँ से क्रॉस होके आए? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से। ओनली फॉर ऑयल्स एंड मिनरल्स अगर समुद्र से एक्सट्रैक्ट किया है।
अगर दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, बर्मा से, म्यांमार वगैरह से आ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेड है। लेकिन अगर समुद्र से ऑयल रिग्स के द्वारा हम ऑयल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो EEZ से आ रहे हैं तो हम उसको इम्पोर्टेड नहीं मानेंगे। लेकिन EEZ से बाहर से आ रहे हैं, यानी EEZ को क्रॉस करके हाई सी से आ रहे हैं, तो ऐसे केस में उनको इम्पोर्टेड गुड्स माना जाएगा, क्योंकि उस स्टेज पे इम्पोर्टेशन की शुरुआत हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, वो लैंड तक पहुंचने चाहिए। थर्ड कंडीशन, उनकी अनलोडिंग इंडिया में हो जानी चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन, वो इंडियन गुड्स के हिस्से बन जाने चाहिए। अगर ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही हम मानेंगे इम्पोर्टेशन हुआ, और जब इम्पोर्टेशन हुआ तो ही कस्टम ड्यूटी लगेगी। बोलो क्लियर यहाँ तक की बात? फर्दर उन्होंने कहा सर एक्सपोर्टेशन कब माने? अब तो आप ही बता दो, मुझे तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्टेशन कब माने? वैसे तो एक्सपोर्टेशन पे हमेशा ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन कुछ केसेस में लगेगी स्केर्सिटी में। तो उन्होंने कहा सर एक्सपोर्टेशन पे कब माने कस्टम ड्यूटी? तो यहाँ पे तो केस आए राजेंद्र डाइंग मिल्स एंड सन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जहाँ पे कोर्ट ने फिर एक्सपोर्टेशन के लिए 3 कंडीशन दी। मुझे बता दीजिए एक्सपोर्टेशन कब शुरू होता होगा? ज़रा सोच के देखो, अपने आप कंडीशन बन जाएंगी। हम इंडिया के बाहर से गुड्स भेज रहे हैं और टेरिटोरियल वाटर्स तक हमारी बाउंड्री है, तो सबसे पहले हम क्या करते होंगे? शिप वगैरह में, फ्लाइट में माल चढ़ाते होंगे। यानी पहली कंडीशन है लोडिंग ऑफ गुड्स। अनलोड मतलब उतारना, लोड मतलब चढ़ाना। किस में? इन शिप। शिप को आज से हम बुलाएंगे कस्टम में वेसल या एयरक्राफ्ट। फ्लाइट में माल जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सर ऐसा भी हो सकता है नेपाल पाकिस्तान जा रहा है तो सर ट्रक में भी माल भेज सकते हैं। दूसरा, ये गुड्स कब मानेंगे कि बाहर चले गए? जब वो टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान नेपाल है तो सर वहाँ तो पानी आता ही नहीं, तो वहाँ तो लोडिंग के बाद जैसे ही हमारा बॉर्डर क्रॉस होगा तभी हम मान लेंगे एक्सपोर्टेशन हो गया। ये टेरिटोरियल वाटर्स की कंडीशन तब आएगी जब पानी से होते हुए गुड्स जाएंगे। यानी सेकंड कंडीशन क्या है कि भैया टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस करने से पहले कस्टम बैरियर क्रॉस करो। जो माल लोड हुआ है उसको बैरियर से क्रॉस करके ड्यूटी व्यूटी पे करते हुए आगे निकलना, अगर गुड्स स्कैरसिटी में है। वैसे तो हर एक्सपोर्टेशन पे ड्यूटी लगती नहीं। तो सेकंड कंडीशन हुई सच गुड्स मस्ट क्रॉसेस कस्टम बैरियर, यानी लैंड क्रॉस करना है। एंड लास्टली कब कंप्लीट होगा? हम कब मानेंगे कि एक्सपोर्टेशन कंप्लीट हो गया? ऑन क्रॉसिंग। बिल्कुल रिवर्स हो गया इंपोर्टेशन का। ऑन क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सपोर्टेशन कंप्लीटेड। हम मानेंगे जिस वक्त टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस कर गए तो हम मान लेंगे एक्सपोर्टेशन हो गया, क्योंकि अब इनसाइड से आउटसाइड गुड्स चले गए, हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर लिया। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तीनों में से कोई एक, तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम उसे एक्सपोर्टेशन मानेंगे। ये बात राजेंद्र ड्राइंग मिल्स और सन एक्सपोर्ट्स में कोर्ट ने कही। एक्सपोर्टेशन कब होगा? जब गुड्स की लोडिंग होगी, गुड्स क्रॉस करेंगे कस्टम बैरियर एंड फाइनली टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस करके इंडियन बाउंड्री से बाहर जाएंगे, तभी हम उन्हें एक्सपोर्टेशन मानेंगे। क्लियर है? तो यही बात हमने समरी में लिखी थी, एक बार देख लीजिएगा। हमने क्या बोला था सर? पहले हमने इंडियन बाउंड्री समझ लिया और फिर इंडियन बाउंड्री समझने के बाद हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्टेशन के मीनिंग को एकदम क्लियर कर लिया। इम्पोर्टेशन का मीनिंग कौन कौन से केस में दिया गया था? गार्डन सिल्क मिल्स एंड किरण स्पिनिंग मिल्स, जिसमें उन्होंने कहा पहले तो गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करें, दूसरा गुड्स कस्टम बैरियर को क्रॉस करें, तीसरा गुड्स की अनलोडिंग हो, माल उतरे पोर्ट पे, चौथा वो गुड्स इंडियन गुड्स का हिस्सा बन जाएं। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम मानेंगे इम्पोर्टेशन हुआ है, और जब इम्पोर्टेशन होगी तो ही कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी। सेकेंडली, एक्सपोर्टेशन पे हमेशा नहीं लगेगी ड्यूटी, स्केर्ड रिसोर्सेज पे ही लगेगी, बट कब? जब एक्सपोर्टेशन होगा। और एक्सपोर्टेशन का मीनिंग सन एक्सपोर्ट्स और राजेंद्र ड्राइंग मिल्स में दिया गया कि पहले गुड्स को लोड करना, फिर कस्टम बैरियर क्रॉस कराना एंड फाइनली टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस हो जाएगा। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी
तो हम एक्सपोर्टेशन मानेंगे, और जब एक्सपोर्टेशन होगा तो ही कस्टम ड्यूटी लगेगी, अगर गवर्नमेंट को लगता है उस आइटम पे ड्यूटी लगनी चाहिए। ये बात क्लियर? तो देखिए बेटा, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। हमने बेसिक बातें सारी ड्राफ्ट कर ली। सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पावर दी गई थी कस्टम ड्यूटी लगाने की। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल में लिस्ट नंबर 1 यानी यूनियन लिस्ट के अंदर आइटम नंबर 83, एंट्री नंबर या आइटम नंबर कुछ भी कह दीजिए, 83 ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया था कि आप लॉ बनाइए। यहाँ से पावर लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके पार्लियामेंट ने कौन से लॉ बनाए? 2 लॉ बनाए। एक बनाया कस्टम टैरिफ एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CTA। उसमें क्या होते हैं? रेट्स। टैरिफ का मतलब ही होता है रेट्स ऑफ ड्यूटी। और एक लॉ बना कस्टम एक्ट। पहले कस्टम एक्ट बना 1962 में, और बाद में 1975 में कस्टम टैरिफ एक्ट बना। कस्टम एक्ट के अंदर चार्जिंग सेक्शन दिया, जिसके अंदर चार्जेबिलिटी बताई कि कस्टम ड्यूटी कब लगेगी। ये चार्जिंग सेक्शन नंबर कौन सा था? 12। सेक्शन 12 के 2 पार्ट, 12 सब सेक्शन 1, 12 सब सेक्शन 2। 2 ने तो सिंपल बात बोली कि कस्टम ड्यूटी चाहे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर पे लगाओ या गवर्नमेंट सेक्टर पे लगाओ, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, कोई फ़र्क नहीं है। एक्सेप्ट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, आर्मी, नेवी और डिफेंस। सेक्शन 12(1) ने कहा, बाकी सर बेसिक की बात करें तो कस्टम ड्यूटी शैल बी चार्ज्ड ऑन ऑल इम्पोर्ट एंड फ्यू एक्सपोर्ट्स। हमने देख लिया एक्सपोर्ट्स पे कभी कभी जो स्केर्स है, बाकी इंपोर्ट पे हमेशा, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है। इंपोर्टेशन कब होगी? इसका मीनिंग किरण स्पिनिंग मिल्स एंड गार्डन सिल्क मिल्स ने दिया कि भाई जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब इंपोर्टेशन होगा। क्या 4 कंडीशन थी? विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। पहले गुड्स क्रॉस करेंगे टेरिटोरियल वाटर्स, फिर गुड्स क्रॉस करेंगे कस्टम बैरियर, फिर गुड्स को अनलोड किया जाएगा, एंड देन फाइनली वो गुड्स पार्ट हो जाने चाहिए ऑफ मास ऑफ गुड्स इन इंडिया। वेयर एज एक्सपोर्टेशन का मीनिंग कहाँ दिया गया? सन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एंड राजेंद्रा डाइंग मिल्स में, जहाँ पे उन्होंने कहा 3 कंडीशन सेटिस्फाई हों। पहला गुड्स लोड हो जाए, दूसरा वो कस्टम बैरियर को छोड़ के चला जाए, तीसरा जब वो टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस करेगा। तीनों कंडीशन जब फाइनली सेटिस्फाई होंगी तब हम मानेंगे एक्सपोर्टेशन हुआ, और फाइनली जब एक्सपोर्टेशन होगा तभी आप उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर बेटा? बेसिक बात एकदम क्लियर। चलिए, तो आज हमने ये बेसिक बात देखी, इसको एक बार क्विकली आप रिवाइज कर लीजिएगा आफ्टर वॉचिंग वीडियो, एंड देन फाइनली हम अपने कस्टम एक्ट को शुरू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। सो टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।